नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भौतिक भूगोल में ज्वालामुखी भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले ज्वालामुखी के कुछ भागों का अध्ययन हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम अध्ययन करेंगे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में धरातल में दरार पड़ जाती है। उस दरार के माध्यम से शांत रूप से गैसों का और लावा का उद्गार होते रहता है। इसे लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण और संयुक्त राज्य में अमेरिका में कोलंबिया का पठार इसी दरारी उद्गार से बने हैं। दरारी माफ करिए उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। ऐसे ज्वालामुखी जो कि दरारी उद्गार वाले हो, चाहे केंद्रीय उद्गार वाले अथवा धरातलीय उद्गार वाले हो, सभी समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। इनमें काफ़ी अंतर तथा भेद हैं। इन अंतर और भेद को लेते हुए इसे निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है जागृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार हो जाने के पश्चात सदैव उसमें गैस, लावा, वाष्प, राख, विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। ये जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। इटली में स्ट्राम्बोलियन तथा एटना, स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी भूमध्य सागरी में सिसिली से उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इससे सदैव प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास के भाग प्रकाशमान रहता है। अब इसके बाद है दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार के बाद बीच बीच में शांत रहते हैं तथा कुछ समय के पश्चात पुनः भयंकर रूप से उद्गार होता है, इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एक बार उद्गार होने के बाद पुनः इसमें उद्गार होता है। ऐसे ज्वालामुखी विषुवत ज्वालामुखी, क्राकटोवा ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके बाद है तीसरा शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो ऐसे एक बार उद्गार हो जाने के पश्चात फिर दोबारा उद्गार होने की कोई संभावना नहीं रहती, इसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके क्रेटर में जल भर जाने से ये झील तथा गिजर आदि का निर्माण हुआ है। बर्मा का पोपा, ईरान के कोह-सुल्तान तथा देवबंद आदि ज्वालामुखी हैं जो एक बार उद्गार हो जाने के बाद पूर्ण रूप से शांत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृति। अब ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन से स्थलाकृति बनती हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। बाह्य स्थलाकृति। इसमें दो तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है कि एक भूगर्भ के अंदर और एक भूगर्भ के बाहर, दोनों तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो बाह्य स्थलाकृति में पहला है केंद्रीय विस्फोटक द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इस प्रकार का उद्गार द्वारा अधिक लावा, वाष्प तथा तीव्र गैस आदि विखंडित पदार्थों से विशिष्ट प्रकार के शंकु बनते हैं, जो ऊंचे उठे भाग में शामिल किए जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय ज्वालामुखी के
मुख का कुछ भाग ऊपर से उठ जाता है, इसलिए वह हिस्सा नीचा हो जाता है। इसे क्रेटर अथवा काल्डेरा कहते हैं। ऊंचे उठे भाग में पहला है सिंडर शंकु। यह प्राय कम ऊंचे उठे भाग होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी राख, धूल व खनिज पदार्थों से होता है। ज्वालामुखी अंगार के समय पहले से छोटे छोटे राख के टीले निर्मित हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे ज्वालामुखी के निकलने वाले सभी पदार्थ जमा होते रहते हैं, इससे टीले का आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार के सिंडर शंकुओं में तरल पदार्थ नामक कोई निश्चित पदार्थ नहीं होता है। इन शंकुओं का ढाल 30 से 42 डिग्री तक होता है। मैक्सिको तथा जोरिलो, सान साल्वाडोर, माउंट इजाल्को, फिलिपाइन के लुजोन द्वीप में कैमनिन आदि हैं। दूसरा है कंपोजिट शंकु। ये शंकु सभी प्रकार के शंकु से ऊंचाई से अधिक होती है। उद्गार से निश्चित पदार्थ परत के रूप में जमा होते रहते हैं। उद्गार से निश्चित प्राय हर प्रकार के पदार्थ कण कंपोजिट शंकु में जमा होते रहते हैं। इन शंकुओं का धरातल से ढाल 35 से 40 डिग्री तक पाया जाता है। अमेरिका का सस्ता रेनिडर और हुड, फिलिपाइन का मयान और जापान के प्रसिद्ध फुजियामा आदि ज्वालामुखी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद है पारितोषिक शंकु। बहुत विस्तार पाए जाते हैं जब कभी मुख्य नली में निश्चित पदार्थ की मात्रा तादाद से अधिक हो जाता है अथवा नली रुक जाती है, तो उसी मुख्य नली में से आसपास कई नलिकाएं दरारी उद्गार के रूप में फूट पड़ती हैं और ये भी मुख्य शंकु की भांति अपने शंकु को बराबर अथवा समता में ले आती है। सस्तीना शंकु मुख्य पारितोषिक शंकु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है चौथा पैटिक लावा शंकु। जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है एवं सिरका की मात्रा कम होती है तो लावा अधिक दूर तक फैलने के बाद जमता है। इस कारण एक लंबे स्थान में कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इसकी आकार शील्ड की तरह होता है, अतः इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। चूँकि इसकी रचना बेसाल्ट लावा से होती है अतः इसको बेसिक या पैटिक लावा शंकु कहते हैं। इस तरह के शंकु को हवाना तरह के शंकु भी कहा जाता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट बेसिक या एसिड लावा शंकु। जब उद्गार से निश्चित लावा काफ़ी गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है एवं सिरका की मात्रा अधिक होती है तो लावा जो ही धरातल पर प्रकट होता है उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है, अतः उसको फैलने का समय ही नहीं मिल पाता। फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण हो जाता है। इसे स्ट्राबूल प्रकार का शंकु भी कहते हैं। अब दूसरा है नीचे धसे हुए भाग। नीचे धसे हुए भाग में दो तरह के इस आकृति का निर्माण होता है। पहला क्रेटर, जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, ज्वालामुखी के मुख का जो भाग नीचे की ओर धस जाता है क्रेटर कहलाता है। इसकी आकृति कीप के आकार की होती। इन शंकुओं के ढाल भी एक से नहीं होते, साथ ही क्रेटर अथवा आकृति में भी भिन्न होते हैं, अपने आकृति में भिन्न होते हैं। दूसरा है काल्डेरा। यह स्पेन की भाषा
का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कड़ाहा, लिया गया है। ज्वालामुखी शंकु क्रेटर के शीर्ष पर बहुत बड़ा कढ़ाई नुमा एक गड्ढा होता है। वैसे भूगोलवेत्ता इस कैल्डेरा शब्द से काफ़ी मतभेद रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वेक्षण विभाग में निमज्जन द्वारा बने ज्वालामुखी क्रेटर को कैल्डेरा माना है। अब है दरारी उद्गार वाली स्थलाकृति। दरारी उद्गार से कौन कौन से स्थलाकृति बनती है। लावा पठार या लावा गुंबज। इस प्रकार के शंकु का निर्माण ज्वालामुखी के क्षेत्र के चारों ओर लावा के जम जाने से होता है। इसका आकार शील्ड शंकु से मिलता जुलता होता है या केवल कुछ बड़ी आकृति का होता है। इस लावा पठार या लावा गुंबज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक गुंबज, दूसरा बाह्य गुंबज और तीसरा है डार्ट गुंबज। इसके बाद है लावा मैदान। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली राख तथा लावा से इस प्रकार के मैदानों की रचना होती है। कभी कभी इस प्रकार के लावा के जमाव उद्गार स्थल के आसपास के धरातली गड्ढों को भरकर वहाँ पर समतल भूमि का निर्माण कर लेते हैं, जिससे लावा मैदान अथवा ज्वालामुखी मैदानों का निर्माण हो जाता है। अब स्थल के नीचे बनने वाली स्थलाकृति, जिसको अभ्यंतरिक स्थलाकृति नाम दिया गया है, इसमें धरातल के नीचे जो स्थलाकृति बनती है ज्वालामुखी उद्गार के बाद, वो स्थलाकृति इसमें शामिल करते हैं। पहला है बैथोलिक। यह शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ गहराई से है। भूगर्भवेत्ताओं ने परीक्षण करके देखा कि इस प्रकार का जमाव काफ़ी गहराई पर भी पाया जाता है। इसका अधिकतम भाग ग्रेनाइट सेल से बना होता है। इसकी आकृति ऊपर से असमान गुंबद की तरह होती है। दूसरा लैपोलिथ। यह भी भूभाग के अंदर एक उन्नतोदर ढाल की आकृति होती है। परतदार चट्टानों के बीच यह आकृति पाई जाती है। इसके बाद है फैकोलिथ। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार की बनी आग्नेय शैलों को फैकोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में नतोदर होता तो तस्तरीनुमा आकार का निर्माण होता है। इस प्रकार को लैपोलिथ कहते हैं। सील। इसका जमाव परतदार चट्टानों में लावा भर जाने से होता है। सील हमेशा समांतर परत में पाई जाती है। इसकी मोटाई भी प्रत्येक जगह समान रूप से पाई जाती है। अब इसके बाद है डाइक। इस आकृति का जमाव भी सील की तरह होता है, लेकिन सील की आकृति सीधी तथा समांतर है, जबकि डाइक की आकृति गोलाकार और लंबवत रूप लिए हुए होती है। सिंडर ट्री। इसकी बनावट एक प्रकार के वृक्ष जैसी होती है। यह ज्वालामुखी शंकुमय रूप में असंगठित ज्वालामुखी पदार्थों का बना होता है। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार से कई स्थलाकृति आभ्यंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धन्यवाद।